हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। अब आपके फाइनल टर्म सेकेंड टर्म आपके आने वाले हैं। इन द मंथ ऑफ फरवरी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पे रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें अपन जो फर्स्ट चैप्टर रिवीजन में ले रहे हैं वो ले रहे हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो इसके मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। उसके बाद फिर अपन लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। फिर मैं उसके आपको सारे एडजस्टमेंट समझाऊंगा, उनके सबके कंसेप्ट समझाऊंगा, और फिर अपन इसके करेंगे क्या, क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या उसके कंसेप्ट्स होते हैं, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। 31 मार्च को जब हमारा फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे असेट और लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, टू कैलकुलेट profit and loss of the business and to know the position of asset and liabilities of the business on 31st March, we have to prepare some statements at the end of the year, which is known as financial statement. समझ में आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, कि एट द एंड ऑफ द ईयर अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपके एसेट और लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, राइट। अब देखिए, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस फर्म्स होती हैं, वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म या ट्रेडिंग फर्म। मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स कौन सी होती हैं, जो सबसे पहले क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, फिर अपनी खुद की फैक्ट्री में उसका प्रोडक्शन करते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, कि जो सबसे पहले क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करा, खुद ही की फैक्ट्री में उसका प्रोडक्शन कराया, और फिर उसको सेल करा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ऐसी जो दूसरी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो कौन सी होती है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेडिंग फर्म्स। नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो फिनिश गुड्स को परचेज करते हैं, उसमें अपना कुछ मार्जिन ऐड करके उसको सेल कर देते हैं। तो वो आपकी क्या कहलाती है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो बात आती है, जब एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म या नॉन ट्रेडिंग फर्म एंड ऑफ द ईयर में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए वो तीन तो अकाउंट बनाते हैं और एक वो स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं मैं स्टार्ट करने से पहले, कि अपन अभी क्लास 11th में ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं, वो किसके सीख रहे हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्टनरशिप फर्म्स की भी बनाए जाते हैं और कंपनी के भी बनाए जाते हैं। अभी क्लास 11th में आप ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना सीख रहे हैं, ये किसके सीख रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के, राइट। तो जो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म और नॉन ट्रेडिंग फर्म्स हैं, ये एंड ऑफ द ईयर में जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये तीन तो अकाउंट बनाते हैं और एक वो स्टेटमेंट बनाते हैं। कौन से तीन अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले ये बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके बाद ये बनाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद ये बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद ये बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म के एंड ऑफ द ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर बनाएंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, देन ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद आप क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चार चीजें इंक्लूड होती हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसी तरीके से जब एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म या ट्रेडिंग फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो
एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म या ट्रेडिंग फर्म के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं तो उस केस में यहाँ पे दो तो अकाउंट बनाए जाते हैं और एक अपन क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कौन से दो अकाउंट और स्टेटमेंट बनते हैं? तो जब एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसके अंदर सबसे पहले आप बनाएंगे उसका ट्रेडिंग अकाउंट, देन आप उसका बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर आप एक बनाएंगे स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। तो अभी अपन क्लास 11th में मैंने बताया सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर भी अपन एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म या ट्रेडिंग फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पढ़ रहे हैं। तो अब एक एक करके, तो अभी क्या डिस्कस किया कि जब एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे एंड ऑफ द ईयर में, तो ये दो तो अकाउंट बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनेगा स्टेटमेंट जिसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। तो अब एक एक करके एक एक को डिस्कस करते हैं कि ये ट्रेडिंग क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है ट्रेडिंग अकाउंट? तो ट्रेडिंग अकाउंट के इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा एंड ऑफ द ईयर में बनाए जाते हैं, साल के बीच में बनाए नहीं जाते। अब बात आती है ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, व्हाई ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि हमने अपने बिजनेस में जो गुड्स से रिलेटेड डायरेक्ट एक्टिविटीज करी, हमने अपने बिजनेस में गुड्स परचेज करे। गुड्स पता है ना क्या होते हैं, व्हाट इज गुड्स? कि वो चीज जिसको हम डेली बिजनेस में सेल परचेज करते हैं वो हमारे गुड्स कहलाते हैं। जैसे अगर आपकी मेडिकल शॉप है तो वहां पे आप मेडिसिन डेली परचेज और डेली सेल करेंगे, तो एक मेडिकल शॉप के लिए मेडिसिन की क्या हो गए, गुड्स हो गए। तो बात आती है ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, कि हम अपने गुड्स से रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इन एक्टिविटीज को करने से हमें अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हुआ वो पता लगाने के लिए एंड ऑफ द ईयर में ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। किसका प्रॉफिट एंड लॉस? केवल उन एक्टिविटीज का जो डायरेक्टली एंगेज है किससे रिलेटेड, परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड। यानी गुड्स से रिलेटेड अपन ने ड्यूरिंग द ईयर साल भर में अपन ने बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज करी, तो उन गुड्स से रिलेटेड एक्टिविटीज को करने से हमें अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, राइट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये आपके एक्रूअल कंसेप्ट पे बनाया जाता है। यू नो व्हाट इज एक्रूअल कंसेप्ट? चार बातें बताई थी, चार बातें बोलता है एक्रूअल कंसेप्ट। पहली बात क्या बोलता है, एनी एक्सपेंस which is related to the current year, any expense which is related to the current year whether paid or not paid are recorded in the books of accounts। ऐसा कोई भी खर्चा जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है whether paid or not paid, हमें उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। दूसरी बात क्या बोलता है, एनी इनकम which is related to the current year whether receive or not receive is recorded in the books of accounts। तीसरी बात क्या बोलता है, एक्रूअल कंसेप्ट, एनी एक्सपेंस which is related to the previous year or next year is not recorded in the books of account, हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और चौथी बात क्या बोलता है एक्रूअल कंसेप्ट, एनी इनकम which is related to the previous year or next year is not recorded in the books of accounts। तो according to the accrual concept only those expenses and incomes are recorded in the books of accounts which is related to the current year। all expenses which is related to the current year whether paid or not paid are recorded in the books of accounts, and any income which is related to the current year whether receive or not receive is recorded in the books of accounts, and any income or expense which is related to the previous year or next year is not recorded in the books of accounts according to accrual concept। तो क्या बताइए जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये आपके accrual concept पे बनाया जा रहा है, यानी इस ट्रेडिंग अकाउंट में आप कौन सी इनकम रिकॉर्ड करेंगे, ओनली दोज इनकम विच इज रिलेटेड टू द करंट ईयर वेदर रिसीव और नॉट रिसीव। और कौन सी इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इनकम्स which is related to the previous year or next year is not recorded in the trading account according to accrual concept। अब बात आ रही है which expenses are recorded in the trading account, तो according to accrual concept only those expenses
which is related to the current year, only those expenses में भी direct expense, अभी बताते हैं what is direct expense. तो only those expenses which is related to the current year, whether paid or not paid, are recorded in the trading account, and any expense which is related to the previous year or next year is not recorded in the trading account according to the accrual concept, right. ये जो एक्रूअल कंसेप्ट है, ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये आपका नॉमिनल अकाउंट इन नेचर होता है, जिसमें रूल अप्लाई होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. अब इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो आपको पता है एक्सपेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस. वन इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंसेस. ऐसी इनकम भी दो होती है, वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट, सेकंड इज कैपिटल रिसिप्ट. तो ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू भी कौन से, जो डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं एंड डायरेक्ट रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, आर रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट. उन्हीं को अपन ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं. समझ में आई बात? तो क्लियर है क्यों बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, कि हमने गुड्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज करी, जो बिजनेस में गुड्स परचेज करे, सेल करे, इससे रिलेटेड हमने जो एक्टिविटीज करी, तो उसको उन एक्टिविटीज को करने से हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ वो पता लगाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं. इट इज मेड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट, यानी इसके अंदर केवल करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड होंगे. ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट नेचर का है, और इसके अंदर जो डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं और जो डायरेक्ट रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं उसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो करते हैं, राइट. कैसे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट में? सबसे पहले लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक. लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं. उसके बाद यहाँ लिखते हैं अपन परचेज. परचेज का रिलेशन किससे? गुड्स से है. तो अपन ऐसे सारे अकाउंट जिसका रिलेशन डायरेक्टली किससे होता है? गुड्स से होता है, उसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं. अब जरा समझना ये परचेज यहाँ पे आई कैसे. ये बस ये अगर आपको पता है कि परचेज यहाँ तक कैसे पहुंची, तो इसका मतलब आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट एकदम क्लियर है. ठीक है ना? कैसे पहुंची देखो, अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जब अपन बिजनेस में गुड्स खरीदते हैं, गुड्स क्या होते हैं? जिसको डेली बिजनेस में सेल परचेज किया जाता है वो गुड्स कहलाते हैं, राइट. तो बिजनेस में जब गुड्स खरीदे जाते हैं देन ओनली परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड. इसके सिवा और किसी चीज को परचेज करने पर बिजनेस में परचेज अकाउंट इफेक्ट नहीं होता. परचेज अकाउंट केवल तभी इफेक्ट होता है जब बिजनेस में क्या खरीदे जाते हैं? गुड्स खरीदे जाते हैं. तो आपने गुड्स परचेज करे कैश में, तो एंट्री क्या करते हैं आप? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश परचेज करी गुड्स की, तो एंट्री क्या पास करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो इस जर्नल एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट किया है, तो इस जर्नल से लेजर पोस्टिंग होती है, तो आप अपना परचेज अकाउंट बनाते हैं. तो परचेज अकाउंट डेबिट किया है, तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं टू कैश अकाउंट, राइट. अब अपन ने लेजर चैप्टर में पढ़ा था कि एंड ऑफ द ईयर में सारे लेजर अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है. तो जो आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनको क्लोज नहीं करते. उन नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस को ट्रांसफर किया जाता है या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो ऐसे नॉमिनल अकाउंट जिसका डायरेक्ट रिलेशन गुड्स से होता है, उन नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस को हम ट्रांसफर कर देते हैं एंड ऑफ द ईयर में. कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. तो ये जो परचेज अकाउंट है इसका रिलेशन गुड्स से है. परचेज का मतलब ये होता है कि जब गुड्स खरीदे जाते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट का रिलेशन गुड्स से है. तो एंड ऑफ द ईयर में जो परचेज अकाउंट आपने बनाया है ये नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको क्लोज करने के लिए हम इस परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि परचेज का रिलेशन गुड्स है और गुड्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं उनके बैलेंसेस एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में. तो परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, आपको पता है हमेशा परचेज अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा होगी और क्रेडिट साइड कम होगी. तो ये जो परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट. तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट का बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करा, तो ये ट्रांसफर एंट्री क्या बनेगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. तो इसलिए इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट की ये डेबिट साइड है, तो ये डेबिट साइड में यहाँ पे आया टू परचेज अकाउंट. समझ में आई?
तो यहाँ पे दोनों ही परचेज लिखते हैं, टोटल परचेज आती है कैश परचेज भी और क्रेडिट परचेज भी। ऐसी सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर टू डेटर अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। और सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है कि बिजनेस रिलेटेड गुड्स जो आपने कस्टमर को सेल करे थे, वो गुड्स अगर कस्टमर वापस लौटा के जा रहा है तो वो सेल्स रिटर्न कहलाती है। तो जब सेल्स रिटर्न होती है तो जर्नल एंट्री पास करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाता है टू डेटर। अब ये जो सेल्स रिटर्न है ये भी नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट है और सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, और ये नॉमिनल अकाउंट है। और सेल्स रिटर्न का भी डायरेक्ट रिलेशन किससे है? गुड्स से है। तो इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है इसको भी एंड ऑफ द ईयर में कार्ड ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रांसफर एंट्री बनेगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। तो इसलिए आ गया टू सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। अब इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस सेल्स रिटर्न को। कैसे? अभी मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे क्रेडिट साइड में सेल्स लिखते हैं, तो सेल्स में से माइनस करके भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में इस सेल्स रिटर्न को शो कर सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे अपन लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस? ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस ये होते हैं, जैसे सपोज करो ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपकी फैक्ट्री का गेट है। तो इस फैक्ट्री के गेट से निकलने से पहले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी एक्सपेंसेस इंकर्ड हो जाएंगे वो सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो दो तरह के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं मैं। तो कोई रेवेन्यू एक्सपेंस है, आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज अ डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस। हमें केवल ये सोचना है कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंस है ये प्रोडक्ट बनने के पहले इंकर्ड हुआ है या बाद में इंकर्ड हुआ है। तो ऐसा कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से पहले इंकर्ड हो गया वो तो आपका डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाएगा। और ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंस जो प्रोडक्ट बनने के बाद इंकर्ड हो रहे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो यहाँ पे कौन से रेवेन्यू एक्सपेंस लिखते हैं? डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिखते हैं। जैसे आप सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, आप गुड्स परचेज करेंगे। तो गुड्स अगर आप आसपास से कहीं से परचेज कर रहे हो तो उस पर आपको कैरेज या फ्रेट पे करना पड़ता है। सप्लायर के यहाँ से अपने यहाँ तक लाने के लिए जो रास्ते का जो किराया भाड़ा पे करेंगे उसको क्या बोलते हैं? कैरेज या फ्रेट। उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड। तो ये जो कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड का एक्सपेंस आपने पे करे कब करा? बिफोर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही पे कर दिया, तो इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। आप अपना रॉ मटेरियल शिप से मंगा रहे हैं, शिप से मंगा रहे हैं, तो जो पोर्ट है उस पोर्ट पे आपको डॉक चार्जेस पे करने पड़ते हैं, डीओसी के डॉक चार्जेस पे करने पड़ते हैं उस पोर्ट से रॉ मटेरियल को अपने यहाँ पे लाने के लिए। तो ये खर्चा भी, एक्सपेंस भी कब हुआ? प्रोडक्ट बनने से पहले ही इंकर्ड हो गया। तो ये डॉक चार्जेस आपके क्या हो गए? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। आप अपना रॉ मटेरियल इंडिया के बाहर से मंगा रहे हो तो वहां पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे करी है भी कब पे करी? प्रोडक्ट बनने से पहले ही पे कर दी, तो इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। आप अपना रॉ मटेरियल बाय एयर मंगा रहे हो, बाय एरोप्लेन, बाय प्लेन, बाय एयर मंगा रहे हैं, तो आपका जो एयरपोर्ट है वहां पे आपको क्लियरिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये खर्चे कब हुए? प्रोडक्ट बनने के पहले हो गया, तो इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। प्लस आपकी जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे इंकर्ड हो जाते हैं, चाहे वो फैक्ट्री का रेंट हो, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, ठीक है ना, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और आपकी फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको जो पेमेंट आप करते हैं वो कहलाती है वेजेस। तो वेजेस भी आपका कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके खर्चे होंगे ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंस, जो डायरेक्टली गुड्स पे इंकर्ड होते हैं। इसलिए जितने भी आपके डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे तो सारे एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो ये जो डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, इन रेवेन्यू एक्सपेंसेस खर्चा है, खर्चों के डेबिट बैलेंस होंगे, तो इन सारे एक्सपेंसेस अकाउंट को डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट के बैलेंसेस को हम एंड ऑफ द ईयर में कार्ड ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो प्रोडक्ट बनने से पहले इंकर्ड हो गए और प्लस फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। सो इट विल बी डेबिटेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट।
आई क्या बात समझ में? क्लियर हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? उसके बाद यहाँ पे अपन लिखते हैं क्रेडिट साइड में सेल्स। अब सेल कैसे आ गई यहाँ पे, यहाँ तक कैसे कैसे पहुंची सेल्स? हमने पढ़ा था कि बिजनेस में जब गुड्स को सेल किया जाता है देन ओनली सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो हमने बिजनेस में गुड्स सेल करे, कैश में सेल करिए, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस जर्नल एंट्री के बाद आप लेजर अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री में सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया है तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय कैश अकाउंट। अब सेल्स का रिलेशन डायरेक्टली गुड्स से है और सेल आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो एंड ऑफ द ईयर में जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस को ट्रांसफर किया जाता है आइदर इन ट्रेडिंग अकाउंट और इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वो नॉमिनल अकाउंट जिसका डायरेक्ट रिलेशन गुड्स से होता है उन नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस को एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सेल्स है, सेल्स का रिलेशन किससे है? गुड्स से है। तो एंड ऑफ द ईयर में ये सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है तो इसका बैलेंस का ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स अकाउंट की हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा होगी और डेबिट साइड कम होगी। तो सेल्स अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है इट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे सेल्स अकाउंट के टू ट्रेडिंग अकाउंट। एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसकी ट्रांसफर जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ गई आपकी क्या? सेल्स। तो दोनों ही सेल्स आती है, टोटल सेल्स आती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों आती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है परचेज रिटर्न, कि बिजनेस रिलेटेड जो गुड्स हमने खरीदे थे उसको हमने वापस अपने क्रेडिटर को वापस लौटा दिया, सप्लायर को वापस लौटा दिया। तो परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है? परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया है तो परचेज रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय क्रेडिटर। अब परचेज रिटर्न का भी डायरेक्ट रिलेशन किससे? गुड्स से है। और ऐसे और परचेज रिटर्न भी नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। तो ऐसे नॉमिनल अकाउंट जिसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है? गुड्स से है। तो सारे नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस को एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? आधे ट्रेडिंग और पीएनएल। तो वो नॉमिनल अकाउंट जिनका रिलेशन डायरेक्टली गुड्स से होता है तो नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग में। तो इस परचेज रिटर्न अकाउंट के बैलेंस को भी आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो इस क्रेडिट बैलेंस को आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो डेबिट साइड में परचेज रिटर्न अकाउंट की परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड कम होगा। तो डेबिट साइड में आप लिखोगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? ट्रांसफर एंट्री परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। इसका भी एक अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। ये जो परचेज रिटर्न है इसको यहाँ डेबिट साइड में परचेज में से माइनस करके आप बाहर शो कर सकते हो। जैसे मैंने आपको सेल्स रिटर्न का बताया था कि यहाँ पे जो टोटल सेल्स है उस टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? कि ड्यूरिंग द ईयर जो साल भर में हमने गुड्स परचेज करे उसमें से एंड ऑफ द ईयर में जो अनसोल्ड गुड्स रह गए आपके तो वो आपकी क्या कहलाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। आपको पता है एंड ऑफ द ईयर में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस में आपने अपने स्टॉक को परचेज किया था, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आज ये स्टॉक हम सेल करने जाएंगे तो नेट कितना अमाउंट हमें रिसीव होगा, तो वो आपकी कहलाती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो एंड ऑफ द ईयर में हम अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। तो वैल्यूएशन कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रूडेंस। इस तरीके से एंड ऑफ द ईयर में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। अब इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। दो चीजें हैं, सुनना। एक होता है क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस।
अब इन दोनों चीजों का मतलब क्या होता है अभी आगे के लेक्चर में, अभी जब अपन पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, उसमें बहुत डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। अभी एक बार अपन समझ लेते हैं। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब है कि एंड ऑफ द ईयर में आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो कर लिया, एंड ऑफ द ईयर में आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो कर लिया, लेकिन अभी तक उसकी आपने अकाउंटिंग नहीं करी है, उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करा है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, इट मींस एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो हो गया, लेकिन हमने उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा। तो उस केस में एक तो वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, और दूसरा उसको कहा दिखाएंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाएंगे। इसी तरीके से इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब क्या होता है? इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इट मींस एट द एंड ऑफ द ईयर आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी कर लिया, एज वेल एज हमने उसको अपनी बुक्स में क्या करा, रिकॉर्ड भी कर लिया। तो उस कंडीशन में वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में नहीं आएगा, केवल आप उसको कहा दिखाओगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाएंगे। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये अभी मैंने आपको बताया कि अभी अपन डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी आ रहा है और बैलेंस शीट की असेट साइड में भी दिखाएंगे। लेकिन इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, केवल बैलेंस शीट की असेट साइड में ही दिखाया जाता है। तो ये मैं उस समय बहुत डिटेल में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। अभी बस इतना समझ लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है कहां पे, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो कहां शो होगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की असेट साइड में। एंड इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो हम उसको केवल कहां शो करेंगे, ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? बस ट्रेडिंग अकाउंट में केवल यही एंट्रीज होती हैं और कोई एंट्रीज होती नहीं है। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। अगर आपके इस ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, यानी आपके ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट का कौन सा बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। और अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, यानी आपके ट्रेडिंग अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस लॉस। आपके ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या कहलाता है, ग्रॉस लॉस। तो उसको हम एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, उसको भी हम एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा, ग्रॉस लॉस, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए समझ में आई क्या बात? तो इस तरीके से जब अपन एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस। समझ में आई क्या बात? नाउ सेकेंड पार्ट जो होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, तो इसको भी हम एंड ऑफ द ईयर में बनाएंगे। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च। क्यों बनाया जाता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों बनाते हैं? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि पूरे अकाउंटिंग ईयर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने जितनी भी एक्टिविटीज करी बिजनेस में, गुड्स खरीदे, गुड्स बेचे, फिक्स एसेट खरीदा, फिक्स एसेट बेचा, कोई लॉस हो गया, कोई इंटरेस्ट पे करा, कोई इंटरेस्ट रिसीव हो गया, यानी पूरे ओवरऑल बिजनेस में एक फाइनेंशियल ईयर में हमने जितनी भी एक्टिविटीज करी, उन सारी एक्टिविटीज को करने के बाद आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमने बिजनेस में ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज करी, उन सारी एक्टिविटीज को करने के बाद हमें अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, वो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं।
ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये भी एक्रूअल कंसेप्ट पे ही बनाया जाता है। इसका मतलब क्या, इट मींस कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड करेंगे, ओनली दोज एक्सपेंसेस व्हिच इज रिलेटेड टू द करंट ईयर वेदर पेड और नॉट पेड। और कौन सी इनकम रिकॉर्ड होंगी इस पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी इनकम रिकॉर्ड करेंगे, ओनली दोज इनकम्स, only those indirect incomes which is related to the current year whether receive or not receive, चाहे आपने उसको रिसीव कराओ या ना रिसीव कराओ, it will be recorded in the profit and loss account. And which income and expenses are not recorded in profit and loss account, those income and expenses which is related to the previous year or next year is not recorded in the profit and loss account, right, according to accrual concept. ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट नेचर है। कौन सा नेचर है इसका भी, नॉमिनल अकाउंट नेचर होता है। और जितने भी आपके इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं और इनडायरेक्ट रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैसे बनाते हैं पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया था इट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी पढ़ा। तो ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग से पीएनएल में ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री हो जाएगी, क्या एंट्री पास होगी, एंट्री हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आ रहा है तो इट विल ऑल्सो ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस लॉस, राइट। उसके बाद जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, अभी बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी में बांटा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कैसे क्लासिफिकेशन कैसे बताया था, ऐसा खर्चा दोज एक्सपेंसेस जो खर्चे प्रोडक्ट बनने से पहले इंकर्ड हो रहे हैं प्लस फैक्ट्री से रिलेटेड जाते जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। और प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट पे जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहे हैं वो सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो उनको कब दिखाया जाता है, इट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। जैसे आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे कब होंगे, जब प्रोडक्ट बन जाएगा उसी के बाद होंगे, तो वो आपके क्या हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इट विल बी एट द एंड ऑफ द ईयर उनको डेबिट करते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, और एंड ऑफ द ईयर में जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, तो जो इनडायरेक्ट नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस को खर्चे हैं तो उनके बैलेंसेस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसे ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है तो अपन ने पढ़ा था प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और कोई भी एक्सपेंस जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रोविजंस बनाने की जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। प्रोविजन पता है ना क्या होता है, कि फ्यूचर की नॉन लायबिलिटीज के लिए अगर कोई प्रॉफिट में से कोई अमाउंट हम सेव कर रहे हैं तो वो हमारे प्रोविजंस कहलाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट कुछ प्रोविजंस बनाना आपके लिए मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। तो प्रोविजंस को बनाने की जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो कोई भी प्रोविजन अगर ड्यूरिंग द ईयर बनाया है तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके सिवा ड्यूरिंग द ईयर जितने भी लॉसेस आपको होंगे, अभी आपने डेप्रिसिएशन नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें जो भी फिक्स असेट को बेचने से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ड्यूरिंग द ईयर जितना भी लॉस हो रहा है आपको, किसी भी तरीके का लॉस है, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू फायर, ठीक है ना, फिक्स असेट को बेचने से लॉस हुआ, बैड डेब्ट्स का लॉस हो गया, तो ड्यूरिंग द ईयर जितने भी लॉसेस होंगे ऑल लॉसेस आर डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसी क्रेडिट साइड में अपन लिखेंगे इनडायरेक्ट इनकम। तो बिजनेस में सेल जो होती है वो तो आपकी डायरेक्ट इनकम में आता है। सेल्स को छोड़कर आपके बिजनेस में जितनी भी इनकम्स हो रही हैं वो सब आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं एंड इट विल बी क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, तो ये सब आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। सेल्स को छोड़कर बाकी सब इनकम इनडायरेक्ट होती है। तो सेल्स तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट में
ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं, उसके सिवा बिजनेस में जितनी भी इनकम्स हैं ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आई बात? तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये जो क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये जो क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कहलाता है नेट प्रॉफिट। क्या कहलाता है? नेट प्रॉफिट। और अभी क्या बताया था, ये जो फाइनल अकाउंट्स अपन 11th क्लास में सीख रहे हैं, किसकी सीख रहे हैं? एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के। तो ये जो नेट प्रॉफिट है किसको देना है? वो जो सोल प्रोप्राइटर है उसको देना है। तो बिजनेस को अगर अपने बिजनेसमैन को कोई भी अमाउंट पे करना होता है तो डेट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज और हर कैपिटल अकाउंट, हम ओनर के कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, किसका नेट प्रॉफिट है? ओनर का। तो बिजनेस को ये नेट प्रॉफिट ओनर को देना है, तो कैसे देगा? उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे? अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। तो आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। और इसी तरीके से अगर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है, यानी इसकी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो कहलाता है नेट लॉस। वो क्या कहलाता है? नेट लॉस। एंड इट इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर नेट लॉस। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर मैंने बताया था दो अकाउंट बनते हैं। तो पहला अकाउंट पढ़ लिया, डेट इज ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एक जब नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो तीसरा बनाया जाता है कि स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? उस स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है। इट इज नॉट अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना? क्यों बनाई जाती है बैलेंस शीट? कि जब 31 मार्च को आपके अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ तो 31 मार्च को आपके बिजनेस में आपके असेट और लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है? 31 मार्च को, पूरे साल भर की नहीं, ऑन 31 मार्च। कि 31 मार्च को आपके असेट और लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है, तो उस पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए अपन ये बैलेंस शीट बनाते हैं। ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूं। पहली चीज तो बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। तो जैसे अभी ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पीएनएल में लिखा था ना, टू और बाय लिख के एंट्री कर रहे थे, तो ये अकाउंट नहीं है। अकाउंट के अंदर एंट्री होती है टू और बाय लिखकर, तो इट इज नॉट अकाउंट। ये क्या है? स्टेटमेंट है। तो पहली बात तो यहाँ पे टू और बाय लिख के एंट्री नहीं करनी है, वो अकाउंट के अंदर करते हैं। ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, राइट? और दूसरी चीज, बैलेंस शीट आपको क्या बताती है? पूरे साल भर के एसेट और लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन नहीं देती। 31 मार्च को, जिस दिन आप ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, 31 मार्च को, उस दिन आपके पास, बिजनेस के पास कितने एसेट और कितनी लाइबिलिटीज हैं, उसकी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट आपको बनाती है। इसलिए ऊपर लिखा है बैलेंस शीट एज एट। एज एट मतलब एज एट 31 मार्च, मतलब कि 31 मार्च को आपके पास कितने एसेट और कितनी लाइबिलिटीज थी, ये बताएगी आपको बैलेंस शीट, ना कि साल भर के एसेट और लाइबिलिटीज की डिटेल बताएगी। क्लियर है? ये एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है? तो पहली चीज क्लियर हो गई, इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च। कि 31 मार्च को आपके बिजनेस में कितने एसेट और कितनी लायबिलिटीज हैं, तो उस पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट इज अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन अकाउंट। ये अकाउंट नहीं होता, तो इसमें टू और बाय लगाकर एंट्रियां नहीं की जाती। तो कैसे होती है एंट्री? सबसे पहले यहां लिखते हैं कैपिटल, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, मतलब जितनी भी लाइबिलिटीज है आपके बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर, जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं वो सब आप इधर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो कैपिटल आपके बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, तो कैपिटल का कितना अमाउंट आएगा उसके लिए अभी अपन एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है ना? उसके बाद रिजर्व आपकी लाइबिलिटी है, लोन आपकी लाइबिलिटीज है, प्रोविजंस आपकी लाइबिलिटीज होते हैं, करंट लाइबिलिटीज हो गई। यानी 31 मार्च को जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं वो सब इस बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। और 31 मार्च को जितने भी आपके असेट्स हैं, फिक्स्ड असेट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स, ये भी आपके असेट होते हैं, करंट असेट्स हो गए, लोन एंड एडवांस, ये क्या चीज है? बोले लोन तो लाइबिलिटी होती है, तो ये असेट में क्यों लिखा है?
ये वो लोन एंड एडवांसेस हैं जो आपने दे रखे हैं, किसी को ले नहीं रखे। जो ले रखे हैं लोन वो तो यहाँ आएंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। ये वो लोन एंड एडवांसेस हैं जो आपने अगर किसी को दे रखे हैं बिजनेस में, तो ये वो लोन एंड एडवांसेस हैं, वो आपके असेट होते हैं। और एक आता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें से कुछ पोर्शन तो करंट ईयर में पीएनएल से राइट अप होता है और रिमेनिंग पोर्शन अपन इस तरीके से बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये क्या चीज है इसको भी मैं आगे, अभी अपन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे इसको भी, इस कंसेप्ट को भी मैं क्लोजिंग स्टॉक की तरह इसको भी डिटेल में समझाऊंगा ये क्या चीज होती है। राइट, अब आपने सब कुछ अगर सही किया है अभी तक, तो ये जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टोटल होगा और ये जो बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल होगा, ये क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये क्या आएगा आपका, इक्वल आएगा। अगर आपने सही अकाउंटिंग करी है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का जो टोटल होता है इट विल बी इक्वल टू द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, मतलब असेट साइड लाइबिलिटी साइड का टोटल इक्वल होता है बैलेंस शीट के असेट साइड के टोटल के। ठीक है ना। अब अभी क्या बताया था कि कैपिटल कितना आएगा, उसके लिए अपन एक वर्किंग नोट बनाएंगे। कैसे बनता है वर्किंग नोट, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, इसमें ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी आपने ड्राइंग्स करी है उसको माइनस करते हैं। ये जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है ये आपकी ड्राइंग होती है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये आपकी ड्राइंग होती है, इनकम टैक्स बिजनेस पे जीएसटी लगता है, इनकम टैक्स पर्सनल इनकम पे लगता है, तो ये भी आपकी ड्राइंग्स हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ड्राइंग्स होंगी उसको आप लेस करोगे। जो भी नेट प्रॉफिट आया था, कहां से आया नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना, तो उससे वो जो नेट प्रॉफिट आया था वो इसमें ऐड करेंगे, और अगर नेट लॉस आया है उस पीएनएल में तो यहाँ पे माइनस करेंगे। ये एडलेस करने के बाद, ये एडलेस करने के बाद ये आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल, और ये जो क्लोजिंग कैपिटल आई, ये जो क्लोजिंग कैपिटल आई इसको आप यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बताइए समझ में आया क्या। तो ये होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के, और सोल प्रोप्राइटर में भी किसके, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म के। अब कल अपन स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, तो उसके एक एक एडजस्टमेंट को अपन डिस्कस करेंगे, और सारे एडजस्टमेंट्स डिस्कस करने के बाद हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। राइट, चलिए आगे। अगर जैसे ही वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ तो उसका आपको तुरंत पता लगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए फॉर नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। चलिए, ऑल द बेस्ट।